एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का आपके अपने स्टडीमेंट्री यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं आरपीएससी सेकेंड ग्रेड हिंदी एग्ज़ाम में जो 2011 से लेकर 2024 तक की जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन थे वो हम हर एक वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत करते आ रहे हैं। आज का जो अपना टॉपिक है वो रहने वाला है वर्ण विचार और हिंदी भाषा का उद्भव और विकास और जो बोलियां हैं उनसे संबंधित। तो इन टॉपिकों से संबंधित जो भी क्वेश्चन अब तक पूछे जा चुके हैं उनमें से कई क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं। यहाँ हम जो भी आंसर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे वो आरपीएससी द्वारा सही माने गए हैं, वही आंसर हम हर क्वेश्चन का आपको बताएंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और वर्ण विचार से संबंधित टॉपिक देखना है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप वो टॉपिक देख सकते हैं। वहाँ पर बहुत ही सरल रूप से आपको वो टॉपिक समझाया गया है। पहला क्वेश्चन है स्वर होते हैं, तो यहाँ स्वर पूछा कैसे होते हैं, तो आरपीएससी ने इसका जवाब माना है स्वर घोष होते हैं, जबकि स्वर अल्पप्राण भी होते हैं, मगर आरपीएससी ने घोष माना है। कुल घोष वर्णों की अगर हम बात करें तो कुल 31 घोष वर्ण होते हैं। उसमें स्पर्श व्यंजन अपने 25 होते हैं, टैवर्ग, चैवर्ग, टैवर्ग, तैवर्ग और पैवर्ग। इन सभी वर्गों का तीसरा चौथा पांचवा, जैसे कै वर्ग का तीसरा है गै, घै, ङ, ये कै वर्ग के हैं। तो ऐसे हर वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा मतलब 15 तो ये हो गए। फिर अंतस्थ, ये रलव्य, ये हो गए, और एक हो गया उसमें है, तो ये टोटल हो गए 15 5 20 और 11 स्वर हो गए। तो टोटल 31 वर्ण जो हैं वो घोष वर्ण की श्रेणी में आते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वर्तस्य वर्ण जो है वो कौन सा है, तो वर्तस्य वर्ण जो है वो न, नह, ल, स, ज ये माने जाते हैं। तो यहाँ ल वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपभ्रंश के 8 स्वरों के बाद हिंदी में 2 स्वरों का और विकास हुआ है। यहाँ अब हम बात करें तो मूल जो हिंदी में स्वर हैं उनकी संख्या 10 है। तो पहले 8 स्वर थे, उसके बाद में 2 स्वरों का और विकास हुआ है। वो कौन कौन से हैं, वो हैं ऐ और औ। अगला प्रश्न है उच्चारण स्थान की दृष्टि से तालव्य व्यंजन इनमें से कौन सा है, मतलब जहाँ तालु से उच्चारण होता है। तो इचु ये सणाम तालु, तो ई और च वाली लाइन का ज जो वर्ण है ये तालव्य व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। च वर्ग और ई, और जो तय वर्ग है ये दंते की श्रेणी में आता है, पय वर्ग ओष्टे की श्रेणी में आता है, और जो व है ये दंतोष्टे की श्रेणी में आने वाला वर्ण है। अगला प्रश्न है किस विकल्प के सभी वर्ण जो हैं वो स्पर्श व्यंजन नहीं है, यहाँ पूछा गया है। तो यहाँ हम बात करें ग जो विकल्प है इसमें ये जो है ये अंतस्थ व्यंजन की श्रेणी में आता है, तो यही इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करें हिंदी वर्णमाला से संबंधित गलत कथन इनमें से कौन सा है। यहाँ 4 कथन जो है वो आपके सामने प्रस्तुत हैं। इसमें से गलत जो है वो है विकल्प नंबर घ। समस्त स्वर अघोष वर्ण की श्रेणी में आते हैं। अभी हमने पहले क्वेश्चन में क्या पढ़ा था, स्वर क्या होते हैं, घोष होते हैं, तो यही इसमें गलत है। बाकी तीनों कथन बिल्कुल सही हैं। ये तीनों कथन आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है अ स्वर का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो ये कंठ से उच्चारित होता है। तो अ स्वर का उच्चारण स्थान कंठ होता है, और मूर्धन्य मूर्धा जो होता है ये रे उच्चारण स्थान होता है। तालु जो है ये ई और उ उच्चारित होते हैं। ओष्ठव्य में तालु में ई और ई, यहाँ पर ये मिसप्रिंट यहाँ हो चुका है, यहाँ बड़ा ई आएगा, ये तालु के हैं, और उ ओष्ठ के हैं। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं निम्नलिखित में से कंठ
तालव्य स्वर कौन कौन से होते हैं, मतलब कंठ और तालु से उच्चारित होने वाले, तो वो हैं ए ऐ। विकल्प नंबर क जो है ये इसका सही जवाब हो जाएगा। ए या आ के ए या आ में ई या ई हम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ए बनेगा। और ए या आ में ए या ऐ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ऐ बनेगा। तो ये कंठ वाले हैं दोनों और ये तालु वाले हैं। तो इस प्रकार आप कंठ तालु यहाँ देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, स्पर्श व्यंजनों को उच्चारण स्थान के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। ये हमने पहले ही क्वेश्चन में देख लिया था। स्पर्श व्यंजन 25 थे और 5 इसके वर्ग थे। हर वर्ग में 5-5 वर्ण आते हैं। तो ये 5 भागों में इसको बांटा गया है। कौन कौन से हैं वो आपको पता होंगे। अगला प्रश्न है, किस वर्ण के उच्चारण में जिह्वा जो है ये दांतों का स्पर्श करती है, मतलब दंत वर्ण यहाँ पूछा है। तो तय वर्ग जो है इसमें हम उच्चारित करेंगे तय थ दै ध न, तो अपनी जीभ जो है वो दांतों को टच करेगी। क वर्ग कंठ से उच्चारित होते हैं, च वर्ग तालु से उच्चारित होते हैं और प वर्ग ओष्ठ वर्ण की श्रेणी में आते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। यहाँ पर आपको उचित पाठ्य सामग्री, NCERT नोट्स सब कुछ यहाँ पर आपको उपलब्ध रहेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तालव्य व्यंजन आपको बताने हैं। तो तय वर्ग वाली जो लाइन है तय वर्ग वाली तो क्या है, दंते है, यहाँ तालव्य पूछा है। तो यहाँ च वर्ग वाली लाइन जो है ये तालव्य व्यंजन की श्रेणी में आती है। प वर्ग वाली आएगी ओष्ठ में, क वर्ग वाली कंठे से और ट वर्ग वाली मूर्धन्य से उच्चारित होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वर्णों का उचित क्रम पूछा है, सही क्रम पूछा है। तो यहाँ क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग ये इनका सही क्रम है। इन सभी वर्गों का अंतिम जो वर्ण है वो लिया गया है। तो क वर्ग का अंतिम वर्ण क्या है, ङ है, तो ये है। च वर्ग का य, ट वर्ग का ण, त वर्ग का न और प वर्ग का म, तो ये इनका सही क्रम है। इन सभी में इनका क्रम जो है वो उचित नहीं है, केवल विकल्प ख जो है इसमें ही इनका सही क्रम दिया गया है। अगला प्रश्न है, इनमें से गलत कथन आपको बताना है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो चुका है कि स्वर जो है वो घोष ध्वनियाँ होती हैं न कि अघोष, तो यही इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से दंत्य ध्वनियों वाला विकल्प कौन सा है, मतलब दांतों से जहाँ जिस वर्ण को हम उच्चारित करते हैं तो अपनी जीभ जो है वो दांतों को स्पर्श करती है, तो वो है तय वर्ग वाली लाइन और स्कूल वाला स, ये दंत्य की श्रेणी में आते हैं। अगला प्रश्न है, किस वर्ण का उच्चारण स्थान जो है वो अन्य 3 वर्णों से भिन्न है। तो यहाँ ये तीनों क्या हैं, अभी हमने देखा था ये दंत्य की श्रेणी में आते हैं और ये जो है ये तालु की श्रेणी में आता है। अन्य सभी क्या हैं, दंत्य हैं और ये तालु की श्रेणी में आता है। अपना जो दूसरा YouTube चैनल है वहाँ पर भी आपको जो मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन हैं कक्षा 6 से लेकर 10 तक के, वो आपको इस चैनल पर भी उपलब्ध हैं। आप यहाँ से और स्टडीमेंट्री YouTube चैनल से पाठ्य सामग्री देख सकते हैं। यहाँ पर आपको केवल उचित और सार गर्भित जो क्वेश्चन आंसर है वही आपके सामने प्रस्तुत किए जाते हैं। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें नहीं पूछा है, तो यहाँ चारों ही कथन बिल्कुल सही हैं, मगर RPSC ने जो सही जवाब माना है वो माना है ई संयुक्त स्वर है। ई संयुक्त स्वर है, इसमें ई और ई या ई का मेल होकर दीर्घ ई बनता है। दीर्घ ई जो है इसको संधि स्वर, संयुक्त स्वर की श्रेणी में भी इसको रखा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से महाप्राण वर्ण कौन सा होता है। तो यहाँ महाप्राण वर्ण जो है वो इसमें पूछा गया है।
तो यहाँ स जो है ये महाप्राण वर्ण की श्रेणी में आता है। महाप्राण में कौन कौन से वर्ण आते हैं? इस प्रत्येक स्पर्श जो 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं, तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, जैसे क वर्ग का ख और घ, ये दूसरा और चौथा वर्ण है, तो 10 तो ये हो गए, और ऊष्म वर्ण 4 ऊष्म वर्ण हो गए, तो ये सभी महाप्राण की श्रेणी में आते हैं। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में सभी वर्ण जो हैं वो मूर्धन्य हैं? तो इसमें र, ड, स, ट ये मूर्धन्य की श्रेणी में आते हैं। अगला प्रश्न है, स्वरों से संबंधित सही कथन कौन सा नहीं है? तो इसमें हम बात करें तो ओ औ भी सवर्ण स्वर है, ये कथन गलत है, बाकी तीनों कथन बिल्कुल सही है। ये कंठोष्ठ वर्ण की श्रेणी में ये आते हैं। फिर अगला प्रश्न पूछा है, संवर्त स्वर हैं, संवर्त स्वर कौन कौन से होते हैं? तो ई, उ ये संवर्त स्वर होते हैं। इनको हम उच्चारित करते हैं तो अपना मुख जो है वो बहुत ही कम खुलता है, जबकि विवर्त जो स्वर होता है उसमें अपना मुख जो है सबसे अधिक खुलता है, और उसमें केवल एक वर्ण आता है, वो आ आता है। और अर्ध संवर्त और अर्ध विवर्त में कौन कौन से वर्ण आते हैं वो आप वर्ण वाला टॉपिक देखकर वहाँ से देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, दंत्योष्ट व्यंजन आपको बताने हैं। तो यहाँ दंत्योष्ट व्यंजन जो है ये वह होता है, ये हमने देखा है, और आप वर्ण विचार टॉपिक में ये देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, ट, ठ और श का उच्चारण स्थान आपको बताना है। ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हो चुका है, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। अगला प्रश्न है, री का उच्चारण स्थान। तो री का उच्चारण स्थान जो है ये भी क्या है? मूर्धा है। ऋतु रसाणाम मूर्धा, ये आपने संस्कृत में बहुत पढ़े होंगे। इसी के साथ अपना ये वर्ण विचार से संबंधित जो भी क्वेश्चन थे आरपीएससी द्वारा पूछे गए थे वो कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम चलते हैं हिंदी भाषा का उद्भव विकास। अब हम देखेंगे हिंदी भाषा का उद्भव और विकास और प्रमुख बोलियों से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आए हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राजभाषा का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में हमें देखने को मिलता है? तो वो मिलता है अनुच्छेद 343 में। अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक हिंदी राजभाषा का वर्णन हमें देखने को मिलता है। अनुच्छेद 351 में क्या कहा गया है? हिंदी भाषा विकास के लिए कुछ आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रभाषा होती है। तो राष्ट्रभाषा क्या होती है? राष्ट्र के लोगों की जो संपर्क भाषा होती है वही राष्ट्रभाषा कहलाती है। निम्नलिखित में से खड़ी बोली का क्षेत्र कौन सा नहीं है? तो यहाँ गोवा जो है ये खड़ी बोली का क्षेत्र नहीं है, बाकी तीनों क्षेत्र खड़ी बोली से संबंधित है। इन तीनों क्षेत्रों में खड़ी बोली बोली जाती है। देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? तो ये हुआ है कुटिल लिपि से। अगला प्रश्न है, ब्राह्मी लिपि की दो शाखाएं उत्तरी ब्राह्मी और दक्षिणी ब्राह्मी के रूप में विभाजित कौन से काल में हुई थी? तो ये हुई थी गुप्त काल में। अगला प्रश्न है, पश्चिमी राजस्थान की बोली कौन सी है? तो पश्चिमी राजस्थान की जो बोली है वो मारवाड़ी मानी जाती है। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। तो ये क्वेश्चन पहले पूछा गया था, उसका आंसर कुटिल लिपि था, और यहाँ दोबारा पूछा गया है तो इसका सही जवाब हो जाएगा ब्राह्मी लिपि। तो ये अलग अलग रूपों में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संवैधानिक दृष्टि से हिंदी भारत की भाषा है। तो संविधान ने हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में इसका वर्णन किया है। ये राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा। राजस्थानी विभाषा वर्ग की बोली इनमें से कौन सी है? तो वो है मालवी। इसके अलावा राजस्थानी विभाषा वर्ग की अन्य बोलियां हैं ढूंढाड़ी, मारवाड़ी और मेवाती। बुंदेली और जो ब्रज है ये पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। पहाड़ी जो है ये पूर्वी हिंदी की प्रमुख बोली भाषा है। फिर से हम आपको बता दें,
आप इन दो चैनलों को सब्सक्राइब करके यहाँ से उचित पाठ्य सामग्री द्वारा अध्ययन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको NCERT और RBSC की जो पाठ्य पुस्तक हैं कक्षा 6 से लेकर 10 तक, उन पाठ्य पुस्तकों से हर अध्याय से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हमने इन चैनलों पर अपलोड कर दिए हैं। और कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक की जो राजस्थान अध्ययन की पुस्तकें हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन भी हमने इन चैनलों पर डाले हुए हैं। आप प्ले लिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का उद्भव अपभ्रंश के रूपों से संबंध है। तो वो हैं शौरसेनी, मागधी और अर्धमागधी। विकल्प ख इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की बोली जो हिंदी भाषियों द्वारा सर्वाधिक बोली जाती है वो कौन सी है? वो है भोजपुरी। अगला प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में अब तक कितनी भाषाएं शामिल हो चुकी हैं? तो वो हैं कुल 22 भाषाएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और उचित पाठ्य सामग्री द्वारा अध्ययन करें। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1947 ईस्वी में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इनके अध्यक्ष थे महादेव गोविंद रानाडे। अगला प्रश्न है, किस विकल्प की सभी बोलियां पश्चिमी हिंदी की मानी जाती हैं? तो वो हैं ब्रजभाषा और खड़ी बोली। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी का विकास माना जाता है। तो ये माना जाता है शौरसेनी अपभ्रंश से। अगला प्रश्न है, कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो वो है राजस्थानी, जिसको अभी तक भी संविधान की राजभाषा में शामिल नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में लिखित होगी। इस आशय का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन सी धारा या अनुच्छेद में किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 343 में। डू योर बेस्ट एंड यू विल सक्सीड चैनल को सब्सक्राइब कर यहाँ से आप उचित पाठ्य सामग्री का आनंद ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत शामिल बोली नहीं है। तो पूर्वी हिंदी में 3 बोलियां शामिल हैं, जो शामिल नहीं है वो है बुंदेली। अगला प्रश्न है, मानक हिंदी का आधार कौन सी बोली मानी जाती है? तो वो मानी जाती है खड़ी बोली। अगला प्रश्न है, प्रारंभ में पिंगल नाम से किस बोली के लिए पिंगल नाम जो है वो प्रयुक्त होता था? तो वो होता था ब्रिज भाषा के लिए। लास्ट क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि से संबंधित है। तो यहाँ हम विकल्पों की बात करें तो ये शारदा लिपि इसका सही जवाब हो जाएगा। कहीं देवनागरी लिपि से संबंधित कुटिल लिपि सही ऑप्शन था, कहीं खरोष्टी लिपि सही था, कहीं ब्राह्मी लिपि सही था, मगर आपको विकल्पों के अनुसार देखना है RPSC ने कौन सा जवाब सही माना है। ये अपनी भाषा विकास टॉपिक से संबंधित सारे क्वेश्चन जो RPSC सेकेंड ग्रेड 2011 से लेकर 2024 तक 2024 तक RPSC की, चाहे वो सामान्य शिक्षा विभाग हो चाहे वो संस्कृत शिक्षा विभाग हो, उनमें ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और कई क्वेश्चन हूबहू ऐसे ही रिपीट होते रहते हैं। इस वीडियो से आपको कम से कम 5 या 6 क्वेश्चन जो हैं वो आपकी RPSC सेकेंड ग्रेड एग्ज़ाम में अवश्य देखने को मिलेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे जुड़े रहें। हम आपके लिए एक से बढ़कर एक पाठ्य सामग्री आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।